आपको ले चलते हैं हैदराबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। नेतृत्व में एनडीए के सभी साथी दल 200 सीटों के आंकड़े के करीब करीब पहुंच गए हैं और ये चौथा चरण जो है वो एनडीए के लिए बहुत अच्छा है। हमारे तीनों चरण से सबसे ज्यादा सफलता हमें चौथे चरण से मिलेगी और निश्चित रूप से हम 400 पार की और आगे बढ़ेंगे। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी मतदान है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दोनों राज्यों में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी कंप्लीट स्वीप करने जा रही है और बड़ी मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं चौथे चरण की प्रचार की समारोह की संध्या पर यह भी बताना चाहता हूं सभी मीडिया के मित्रों को कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, उसमें सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरेगा। इसका मतलब है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में सबसे ज्यादा किसी एक दल को सीट मिलेगा तो वो दल होगा भारतीय जनता पार्टी। तेलंगाना में हम लगभग 10 सीटों से ज्यादा सीट जीत कर आएंगे। 13 सीटों पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, मगर 10 से ज्यादा सीटें तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। पूरे देश के सामने अब तक जो प्रचार चला है वो प्रचार में कमोबेश मुद्दे सेट हो चुके हैं। एक और यूपीए है, इंडी अलायंस है और दूसरी ओर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खड़ा है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस और उनके साथी दल है, तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है जिन पर 23 साल मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहते हुए 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। एक और सत्ता का सुख भोगने वाले हैं, जैसे थोड़ी ही गर्मी बढ़ते ही कुछ नेता देश के बाहर छुट्टी पर नियमित रूप से चले जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं। आप भी समझ रहे हो कि मैं किसके लिए कह रहा हूं। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 23 साल से दीपावली के दिन की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद पर देश की रक्षा करने वाले जवानों के साथ दीपावली मनाने का काम करते हैं। एक और 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड और 25 साल का एजेंडा है। ये 10 साल में मोदी जी ने भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के विकास के लिए 70 साल के काम को एक और रखे, इतना काम इस 10 साल के अंदर हुआ है। देश की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, आंतरिक सलामती मजबूत हुई है, टेररिज्म और नक्सलिज्म पर पूरा शिकंजा कसा गया है। देश का अर्थतंत्र 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आया है। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं। हमारी बैंकों का जो खस्ता हाल हमें मनमोहन सिंह देकर गए थे उसको हमने आगे बढ़ाया है। तो एक और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला और देश को आगे बढ़ाने वाला नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी का है। तो दूसरी बार 20-20 बार लॉन्च करने के बावजूद भी राहुल यान लॉन्च नहीं कर पा रहा है, 21वीं बार लॉन्च करने का भी प्रयास हो रहा। और एक और सबसे गरीब घरों में से चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी जी है, जो गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की, दलितों की और ट्राइबल्स की
संवेदना भी जानते हैं और उनकी जरूरियतों को भी जानते हैं। तो दूसरी ओर चांदी के समझ के साथ पैदा हुए नेता हैं जो परिवारवाद की राजनीति के आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जहां तक सवाल है देश की जनता का, देश की जनता तय कर बैठी है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और हम सबको पूरा विश्वास है कि 400 के ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी फिर से एक बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। मित्रों, मैं तेलंगाना की भी जरूर बात करना चाहता हूं। तेलंगाना को जब बनाया गया तब तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था। आज तेलंगाना पर लाखों करोड़ों रुपए का ऋण है और 80,000 करोड़ रुपया हर साल ऋण चुकाना में तेलंगाना को चुकाना पड़ता है। बीआरएस और कांग्रेस की सरकारों ने तेलंगाना के विकास को डिरेल किया है। जब मोदी जी ने ये 10 साल में तेलंगाना के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। 14-15 में संयुक्त आंध्र प्रदेश की ग्रांट 63,000 करोड़ थी, 15,000 करोड़ रुपया मिलती थी। संयुक्त आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपया ग्रांट मिलती थी। आज ये लगभग 63,000 करोड़ रुपया मिलती है। मतलब 4 गुना ग्रांटिंग एड में बढ़ोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा तेलंगाना में 1,65,000 करोड़ रुपया हमने सड़क निर्माण के लिए, 32,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए और 7,000 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के उत्थान के लिए देने का काम किया है। तो एक प्रकार से हमने आजादी के बाद 1 दशक में कभी भी तेलंगाना को न मिला हो इतना फंड नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसके अलावे 900 करोड़ के लागत से समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमने किया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया है। 6300 करोड़ से रामगुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड RFCL को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। और दूसरी ओर दोनों पार्टियां बीआरएस और कांग्रेस पार्टी वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, परिवारवाद, करप्शन, बैड गवर्नेंस और एपीसमेंट, ये चारों नासुरों ने तेलंगाना की जनता को बड़ा परेशान किया हुआ है। और मुझे विश्वास है तेलंगाना की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड सांसद यहां से चुना कर भेजेगी। चाहे बीआरएस की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सरकार का स्टीयरिंग व्हील हमेशा ओवैसी के हाथ में रहा है। ये दोनों ने एपीसमेंट के अपने थियोरी को आगे बढ़ाते हुए सरकार चलाने का ठेका बिल्कुल मजलिस को आउटसोर्स किया हुआ है। ये लोग सीए का विरोध करते हैं, 370 हटाने का विरोध करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन खड़े करते हैं, पीएफआई का समर्थन करते हैं, रोहिंग्या को देश में आने जाने देने का घुसपैठ का समर्थन करते हैं, हैदराबाद मुक्ति संग्राम दिन मनाने की परंपरा बंद करते हैं, रामनवमी पर भद्राचलम को पवित्र वस्त्र भेंट करने की परंपरा भी इन्होंने बंद कर दी है। और सबसे बड़ी बात जो पूरे देश के लिए और विशेषकर एसटी, एससी, ओबीसी के लिए हानिकारक है, इन्होंने 4% मुस्लिम आरक्षण तेलंगाना के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। ये 4% मुस्लिम आरक्षण सीधा एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर, रिजर्वेशन पर डाका है। और हम ये निश्चित रूप से कहते हैं जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी यहां से हम मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, बीआरएस के घोटाले की बड़ी सूची मेरे पास है और कांग्रेस के घोटाले की बड़ी सूची भी मेरे पास है, मगर मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता।
परंतु कांग्रेस की वादा खिलाफी के बारे में जरूर कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख रुपया का कर्ज माफ करेंगे और यह भी कहा था सोनिया जी के जन्मदिन के दिन पर करेंगे। हम सब तो मानते थे सरकार बनेगी तो कर देगा, मगर उसमें एक पेच था, सोनिया जी के कौन से जन्मदिन पर वो नहीं कहा। तो सरकार बनने के बाद इतने दिन हो गए मगर 2 लाख क्या 2 रुपये का भी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। किसान को हर साल 15,000 देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। खेती हर मजदूरों को 12,000 देना था, वो भी पूरा नहीं हुआ। हर क्विंटल अनाज पर एमएसपी पर 500 रुपया बोनस देना था, वो भी नहीं दिया। स्टूडेंट को 5 लाख तक की क्रेडिट लाइन देनी थी, वो भी नहीं दिए गई। बच्चियों को कॉलेज जाते वक्त स्कूटी देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। हर मंडल में एक इंटरनेशनल स्कूल खोलने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। वादा एक ही पूरा हुआ जो उन्होंने अपने हाई कमांड को किया था कि पूरे भारत के चुनाव लड़ाने का फंड वो तेलंगाना से भेजे। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को, रेवंत रेड्डी जी ने तेलंगाना को कांग्रेस का एटीएम बनाने का काम किया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी आज अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए इस कगार पर पहुंची है कि वो और उनके साथी नेता मणिशंकर अय्यर जी और फारूक अब्दुल्ला जी एटम बॉम्ब पाकिस्तान के पास है ऐसा कहकर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को ताक पर रखने की बात करें। मैं इस अप्रोच की घोर निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम कभी भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर से हमारा अधिकार जाने नहीं देंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये इतने डेस्परेट हो गए कि झूठ फैलाने से बाज नहीं आते। वो कह रहे हैं मोदी जी को 400 सीटें मिली तो मोदी जी आरक्षण को समाप्त कर देंगे। मैं आज आप लोगों के माध्यम से देश की जनता और विशेषकर तेलंगाना की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, 10 साल से मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत। भारतीय जनता पार्टी ने कभी रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगाया। हमने हमारे पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा 370 को समाप्त करने के लिए किया, यूसीसी लाने के लिए किया। हमारे पूर्ण बहुमत का उपयोग हमने ट्रिपल तलाक समाप्त करने के लिए किया, राम जन्मभूमि के मंदिर बनाने के लिए किया है। कांग्रेस पार्टी ये झूठ बोल रही है और झूठ बोले तब तक तो समझ में आता है। मेरे वीडियो को एडिट कर गलत तरीके से बताने का पाप भी यहां पर किया गया। मित्रों, एक कहते हैं अगर वो सत्ता में आएंगे तो 370 वापिस लाएंगे। वो कहते हैं सत्ता में आएंगे तो ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे। वो कहते हैं सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ इंट्रोड्यूस करेंगे। और मैं मानता हूं कि देश की जनता ने ये निर्णय करना है कि ट्रिपल तलाक वापिस लाना है या नहीं लाना है, 370 वापिस लाना है या नहीं लाना है, पर्सनल लॉ के आधार पर देश को चलाना है या नहीं चलाना है। एक और मोदी जी विकास के मामले में 75 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक ऐसे प्रधानमंत्री बनकर उभरे हैं जिन्होंने देश की जनता के सामने एक लक्ष्य रखा है कि जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 2047 में, तब भारत पूर्ण विकसित देश होगा और हर क्षेत्र में दुनिया में पहले नंबर पर होगा। और दूसरी ओर अपीसमेंट, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये तीनों से घिरे हुआ ये इंडी अलायंस है। देश की जनता स्पष्ट रूप से मानती है कि मोदी जी के नेतृत्व के साथ रहना है। देश का भविष्य इसी में सुरक्षित है। देश मोदी जी ही सुरक्षित कर सकते हैं, देश मोदी जी ही समृद्ध कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपील करना चाहता हूं, अगले 3 चरण की तरह ही चौथे चरण में भी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी दलों का आप समर्थन करिए और मोदी जी को एक निर्णायक लीड की ओर पहुंचाइए। धन्यवाद। हैदराबाद से अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते और साथ ही साथ ये भी कहते हुए कि 4 जून को
दक्षिण भारत में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। तेलंगाना को लेकर के उन्होंने भी बात कही है, और क्या कह रहे सुनते हैं। इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। अमित शाह जी, प्रवीण कुमार फ्रॉम पीटीआई। भाई एक के बाद एक। अमित शाह जी, प्रवीण कुमार फ्रॉम पीटीआई। एक सेकंड भाई, प्रवीण कुमार फ्रॉम पीटीआई। माइक बंद कर खड़े होकर बोलो। देखिए, मुझे लगता है आपके नजरिए में थोड़ा दोष है। हमने इस देश की 12 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर दिया है, 14 करोड़ लोगों को घर में पीने का पानी दिया है, नल से जल दिया है। हमने 14 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन प्रति माह दिया है, प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा दिया है। हमने वादा किया था हम देश को सुरक्षित करेंगे। आज देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने कहा था हम देश के अर्थतंत्र को पटरी पर चढ़ाएंगे। 11वें नंबर पर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री छोड़कर गए थे, उसको हमने 5वें नंबर पर लाने का काम किया है। और तीसरी टर्म में निश्चित रूप से देश का अर्थतंत्र संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनेगा। हमारे एजेंडे में राम मंदिर था, हमने वो पूरा किया है। 370 हटाना था, हमने वो पूरा किया है। यूसीसी की शुरुआत भी हमने की है। महिला रिजर्वेशन हमने समाप्त किया है, वादा हमारा समाप्त किया है। महिला रिजर्वेशन देने का काम भी पूरा किया है। और एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को भी हमने सुरक्षित किया है। तोड़ मरोड़ कर एजेंडे को, हमारे संकल्प पत्र को अपनी दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। एक ही सरकार है आजादी के बाद जो 92% वादों को, संकल्पों को पूरा कर 10 साल के बाद चुनाव में जा रहे। अमित भाई, सबको करेंगे। देखिए, मैं यही कहना, एक्चुअली में मुझे कहना चाहिए था, इन लोगों का माइनॉरिटी वोट बैंक की लालच इतनी बड़ी है कि सर्जिकल स्ट्राइक को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक भारत की रक्षा नीति की इतनी महत्वपूर्ण अहम घटना थी कि जिसने दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल के बाद भारत को तीसरा देश हमारा जुड़ा, जो अपनी सीमा और सेना के साथ अगर कोई छेड़खानी करता है तो घुस कर जवाब देने का दम रखता है। पूरे देश को सर्जिकल स्ट्राइक पर गर्व है, मगर रेवंत रेड्डी सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते। आप अकेले मिले तो शायद कह देंगे।